हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग सीवी के क्लासेस को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एडू क्लासेस चैनल पे। नेक्स्ट एडू क्लासेस चैनल से मुझे रिक्वेस्ट आया था कि सीवी के कोर्स को कंप्लीट कराना है, तो मैंने ज्वाइन किया है नेक्स्ट एडू क्लासेस को बस आपके सीवी के सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। सीवी सबके लिए कॉमन है, बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, तो आप लोग नेक्स्ट एडू क्लासेस के थ्रू अपने सीवी के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का क्वेरी हो आपको तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिलेबस से रिलेटेड अगर क्वेरी हो तो पिंड मैसेज है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। अनदर क्वेरी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा बीए पॉलिटिकल ऑनर्स हो चुका है, मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही ऑनर्स किया है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे, मेरे से जितना एफर्ट हो पाएगा मैं एफर्ट डाल करके आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगी। आप बने रहे इस चैनल पे जिससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। तो हम लोग चैप्टर्स पे चलते हैं। अगर देखते हैं पहले क्या है सिलेबस में आपके, तो चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 1 में हम लोग पहले समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारा बेस है हमारे सीवी सब्जेक्ट का और पूरे इंडिया का। सेकंड चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम अपने राइट्स को जानेंगे कि हमारे बेसिक फंड एज अ इंडियन सिटीजन हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है। चैप्टर 3 है सोवर्निटी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म एक्सेट्रा। तो जब हम चैप्टर 3 में जाएंगे तो प्रॉपरली इस डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, सोवर्निटी है क्या, सोशलिज्म है क्या और सेकुलरिज्म है क्या। चैप्टर 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं तो हमारा भी ये ड्यूटी बनता है कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने कंट्री को कुछ दे, तो हम देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो हमको देना पड़ता है अपने कंट्री को। चैप्टर 5 आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ही आर्टिकल्स है। चैप्टर 3 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लीगल स्टेटस और लिमिटेशन पे। अब आता है देखिए मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। इसका पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मॉड्यूल 1 से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको एनी वन अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपको दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से कौन सा क्वेश्चंस आपको ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, जिस क्वेश्चन में आप मार्क्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह क्वेश्चंस को आपको वहाँ पे आंसर्स को लिखना है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सके। मॉड्यूल 2 भी 25 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग पहले समझेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसके फीचर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब जितने भी पावरफुल लोग हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, सब कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए ही काम करेंगे। सब कोई, हर पावर कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। इट डिफाइंस हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, डिवाइड पावर्स अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये डिफाइन करता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फंक्शन करेगा। तो फंक्शन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे गवर्नमेंट के पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। और डिवाइड किस तरह किया गया है? पहला है इसका लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या है, जितने भी हमारे लॉ बनते हैं वो चीज़ आते हैं लेजिस्लेचर में, और लेजिस्लेचर का पार्ट है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, राज्यसभा फर्स्ट पार्ट और सेकंड इज लोकसभा, जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि लेजिस्लेचर में 2 चीज़ें आती हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जहाँ पे हमारा लॉ बनता है। उसके बाद हमारी आती है एग्जीक्यूटिव। लॉ तो बन गया, अब इस पे जो इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इस लॉ को, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उस पर अप्लाई करना।
देश का डेली का एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, पॉलिसीज़ बनाना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके अंदर आते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, आईएएस ऑफिसर्स और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं सारे कोई आते हैं एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि ये हमारे लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐड कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है और एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है। थर्ड वन इज जुडिशरी। लॉ इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया, लेकिन लॉ का इंटरप्रिटेशन करना मतलब जस्टिस देना। अगर कोई लॉ के अगेंस्ट जा रहा है तो उसे जस्टिस कौन देगा? जुडिशरी। सिटीजन्स के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी मतलब सिंपल सी एक बात है, सिटीजन्स को न्याय देना, यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करना। तो जस्टिस कौन देता है? जुडिशरी। तो जस्टिस देना मतलब जुडिशरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आ जाता है आपका हाई कोर्ट, देन लोक अदालत, देन जितने छोटे कोर्ट्स हैं वो सब। तो ये आते हैं आपके जुडिशरी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जितने भी कोर्ट हैं जो आपको जस्टिस दे रहे हैं। तो ये सब है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये हमारे राइट्स को और हमारे ड्यूटीज़ को सिक्योर करके रखते हैं, ये 3। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ये हमारा अडॉप्ट किया गया था और इसे लागू किया गया था, यानी कि फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसी टाइम से हमारा जो इंडिया है वो कहलाया सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बहुत ही छोटे शब्द हैं लेकिन इनके मीनिंग्स बहुत ही गहरे हैं। सोवरेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस पे आपका याद रखिए, मैं बताई थी चैप्टर 3 में ही कि आगे चल के आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगी, इसके ऊपर आपका चैप्टर भी है। लेकिन यहाँ पे अगर ये वर्ड तीनों दिया गया है तो मैं इसे ज़रूर थोड़ा थोड़ा डिफाइन करूँगी जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि ये 3 शब्द ऐसे हैं जो कि बार बार CV सब्जेक्ट में आपके रिपीट होते रहेंगे। तो पहला जो चीज़ है वो है आपका सोवरेन। सोवरेन मतलब क्या होता है कि जो हमारा कंट्री है वो किसी भी एक्सटर्नल पावर के अंडर में नहीं आता। अब हमारा कंट्री आज़ाद है और फ्री है, कोई भी अदर कंट्री हमारे कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब ये होता है, जैसे कि पहले हमारा इंडिया जो था, हमारा कंट्री जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और हम आज़ाद हो गए। तो तब से जब ये लागू हुआ तो ये कह दिया गया कि 26 जनवरी 1950 से हमारा जो देश है वो एक सोवरेन कंट्री है। सेकेंड वन इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि यहाँ पे हम लोग चलेंगे फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ये बहुत ही एक बड़ा डेफिनेशन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दिया था। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं पीपल के लिए ही कर रहे हैं। मतलब मेन मोटिव है हमारा, जो मेन मुद्दा है वो है पीपल। हमें देखना किसको है? अपने कंट्री के पीपल को। और जो हमारा मेन हेड होगा कंट्री का उसे भी चूज़ कौन करेगा? अपने रिप्रेजेंटेटिव को पीपल ही चूज़ करेंगे। हम लोग जैसे 18+ हो जाते हैं तो हम लोग को वोट देने का राइट है, वोटिंग राइट है। तो ये जो वोटिंग राइट है यही डेमोक्रेटिक है कि हमें वोट देने का राइट है। थर्ड क्या है? रिपब्लिक। तो हमारा थर्ड डेफिनेशन है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जो हम लोग के हेड होंगे वो कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर नहीं। सुप्रीम पावर किसके पास रहेगा? पीपल के पास।
क्योंकि पीपल ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, मतलब पावर को चूज कर रहे हैं। पीएम को कौन चूज कर रहा है? पीपल ही चूज कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम पावर किसके पास रहेगा? पीपल के पास। तो रिपब्लिक का डेफिनेशन ही यही है कि सुप्रीम पावर रहेगा पीपल के हाथ में। ठीक है। जैसे कि और एक चीज़ आप लोग ये जान के रखिए कि हमारे कंट्री में कोई क्वीन नहीं है, कोई किंग नहीं है। अभी तक यूके में ऐसा है, लेकिन किंग और क्वीन है, मतलब वो एक रिपब्लिकन कंट्री नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है। तो आप ये कॉन्सेप्ट को बस क्लियर रखिए कि जहाँ पे किंग और क्वीन का राज चलता है वो कंट्री हो जाती है, वो कंट्री रिपब्लिक कंट्री नहीं रहती। और जहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं वो कंट्री हो जाती है रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को तो हम चूज़ नहीं करते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को हम चूज़ करते हैं, वो हमारे हाथ में पावर रहता है। तो अब हम जान चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके ऑर्गन्स क्या क्या है, वो कब लागू हुआ और कब इसे अडॉप्ट किया गया, और ये मेन 3 डेफिनेशंस। इसको और भी हम अच्छे से 3rd चैप्टर में क्लियर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। सेकेंड टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट फीचर्स है रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा एक लिखित संविधान है, और हर पावर को हम लोग डिटेल में लिखे हैं। जितने फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो उन्होंने सारे पावर्स को डिटेल में लिखा, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे संविधान में लिखी हुई है। और इसमें 450 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, और ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अलग अलग सोर्स से लिया गया है। सोर्स का मतलब यहाँ क्या है? अलग अलग कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है। क्योंकि क्या हो रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जब हम लोग आज़ाद हुए तो इतना हम लोग के पास एनफ टाइम नहीं था कि हम अपने मतलब ज़ीरो से शुरू करके अपना खुद का सारा चीज़ें बनाए, तो इतना एनफ टाइम नहीं था। इसी वजह से जितने फ्रेमर्स थे वो लोग ने क्या सोचा कि अदर जहाँ पे चीज़ें सही चल रही हैं, अदर कंट्री से क्यों ना लिया जाए सोर्स को। जैसे कि ये क्या, तो जैसे कि अलग अलग सोर्स से लिया गया है, जैसे कि यूके से, यूएस से। यूके से हमारा पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो हम लोग पढ़े, राज्यसभा लोकसभा, तो ये आपका यूके से लिया गया है। यूएसए से आपका लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। तो जब देखा फ्रेमर्स ने कि ये चीज़ें अदर कंट्री में सही चल रही हैं और अच्छी है, तो क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले आते हैं। तो ये सोचते हुए कि ज़्यादा टाइम ना लगे, उतना एफर्ट ना डालना पड़े, इसीलिए अदर कंट्री से सोर्स बना करके बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑलमोस्ट चीज़ें मैं कहूँगी कि ऐड की गई हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? देखिए यूएसए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूएसए से लिया गया है, यूके से, आयरलैंड से, कनाडा से। तो ड्रॉन फ्रॉम मेनी सोर्सेज। थर्ड क्या है आपका? फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी बायस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जो पावर्स है, जैसे सेंट्रल के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। सेंट्रल का अपना खुद का पावर है, स्टेट का अपना खुद का पावर है। तो ये जो 2 पार्ट में पावर्स को डिवाइड किया गया है उसे कहते हैं फेडरल सिस्टम। क्योंकि अगर फेडरल सिस्टम नहीं रहेगा तो एक लौता मान लीजिए सेंट्रल के ऊपर ही सारा पावर आ जाता है कि आपको सारे चीज़ों को देखना है, तो उसके ऊपर तो वर्क का, काम का बहुत प्रेशर हो जाएगा, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। जिसके वजह से पावर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल और स्टेट। तो जब पावर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो उसे कहते हैं फेडरल सिस्टम, कि पावर्स को डिवाइड किया गया है, आप अपना देखो और ये अपना देखेंगे। उसके बाद आपका क्या आता है? यूनिटरी बायस के साथ, मतलब फेडरल तो है, पावर्स तो डिवाइडेड किए गए, यहाँ पे सेंट्रल में पावर डिवाइड किया गया, यहाँ पे स्टेट में पावर डिवाइड किया, लेकिन यूनिटरी चीज़ भी है। यूनिटरी चीज़ मतलब यहाँ पे 2 चीज़ों में पावर डिवाइड हो रहा है, लेकिन यूनिटरी में सिर्फ एक के पास पूरा पावर रहेगा।
इसका एग्जाम्पल क्या है आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हम ऐसा बहुत सारे केसेस में सुनते हैं कि पहले केस गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से अगर उसे सुनवाई नहीं मिल रही है या मान लीजिए फांसी की सज़ा मिल गई है तो हम उसे अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे सुनवाई हो सकती है। तो ये क्या हो गया, हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। तो ये कोई जो कोर्ट है ये सेंट्रल और स्टेट में ऐसा बटा हुआ नहीं है कि सेंट्रल वाले लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट वाले लोग स्टेट वाले लोग सिर्फ हाई कोर्ट में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा केस अगर हाई कोर्ट में जाता है, अगर वो सॉल्व हो जाता है तो सही है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी पावर यहाँ मेन है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। इसीलिए यूनिटरी बायस का एग्जाम्पल क्या है, सुप्रीम कोर्ट। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी बायस क्या है। इट डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स बट गिव्स मोर पावर टू द सेंटर। वही बात है कि फेडरल सिस्टम क्या कर रहा है, आपको पावर तो डिवाइड करके दे रहा है, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि सेंटर के पास यानी सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है। फोर्थ आता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट लॉ बना रही है। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो भी एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगी तो वो कहाँ से एग्जीक्यूट करेगी, पार्लियामेंट से जो लॉ बन के आ रहा है लेजिस्लेचर से, वही तो एग्जीक्यूट करेगी। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। ये सेम है ब्रिटिश मॉडल, मैंने ऊपर भी बताया था कि यूके से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये ब्रिटिश मॉडल से सिमिलर है और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा। फिर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। हमारे पार्ट 3 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमारे पार्ट्स हैं, जिसमें पार्ट 3 में आता है आपका फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे आर्टिकल 51A में प्रेस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल आपका जो है फंडामेंटल राइट्स का वो मैं नीचे आपको बता दूंगी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट है वो पार्ट 4A है। पार्ट 4A के अंदर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कि हम अपने फंडामेंटल मतलब हमारा ये राइट है, अगर इस राइट को कोई वॉयलेट करता है, मतलब अगर जो हमारे राइट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं हम उस राइट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम उस राइट का यूज़ करने हमें नहीं दिया जा रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा कर के इसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या, अगर राइट्स है तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, ड्यूटीज़ भी आएंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ। तो 51A में हमारा ड्यूटीज़ दिया गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देना है। 6 आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें भी आपके कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। मतलब देखिए पहला जो हम लोग पढ़े उसमें क्या था कि फंडामेंटल राइट्स, इसमें राइट्स बोला गया है, इसमें ड्यूटीज़ बोला गया है, लेकिन ध्यान से अगर इसको देखें तो इसमें बोला गया है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब क्या हो गया, ये एक बहुत ही लंबा लिखा हुआ प्रिंसिपल्स है जो कि अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड है, जैसे गांधी मॉडल पे बेस्ड है, गांधी की थॉट से रिलेटेड है। तो इस प्रिंसिपल्स को जो दिया गया है ये स्टेट फॉलो करेगा, लेकिन ये स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं है कि स्टेट को फॉलो करना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे दिए हैं, ये स्टेट के ऊपर है कि स्टेट इसे फॉलो करना चाहता है कि नहीं। अगर स्टेट फॉलो करना चाहता है तो कोई भी प्रिंसिपल को उठा करके उस पर वो लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है वो फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई वॉयलेट करता है, मतलब अगर जो हमारे दिए हुए हैं राइट्स वो हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हैं, मतलब ये एनफोर्सिएबल है इन कोर्ट्स। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया हुआ है वो हम कोर्ट में, अगर अब हम प्रिंसिपल जो दिया है हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज़ क्या है, वो हम कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर है, हम फॉलो कर भी सकते हैं, हम फॉलो नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे मोरालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या फॉलो करना है। लेकिन ऐसा पूरा कंपलसरी नहीं है कि फॉलो करना ही है।
तो दे आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट एंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये जस्ट एक तरह का गाइडलाइन दे दिया गया है गवर्नमेंट को कि आप इस बेसिस पे आप अपने स्टेट पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं अपने सोसाइटी के लिए और इकोनॉमिकली जस्टिस सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये गाइडलाइन गवर्नमेंट को फॉलो करनी है तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है, वो फॉलो कर सकती है, और अगर फॉलो नहीं करनी तो ये भी गवर्नमेंट के ऊपर है, वो फॉलो नहीं कर सकती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा क्लियर हो गया। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो एनफोर्शिएबल है इन कोर्ट्स में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोर्ट्स में एनफोर्शिएबल नहीं है। अगर कोई जाकर के बोले कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल नहीं मान रहा तो कोर्ट उसे नहीं सुनेगा, क्योंकि वो एनफोर्शिएबल नहीं है। 7th आता है आपका इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी। द ज्यूडिशरी इज फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एंड एंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो ज्यूडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ज्यूडिशरी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, चाहे वो कितना भी पावरफुल पोस्ट क्यों ना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, ये सारे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से फ्री है, इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुप्रीम है, मतलब सबसे ऊपर है। और ये कौन है? ये है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा जो ज्यूडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए सारे काम को करेगा, और ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से फ्री है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है, फिर से रिवाइज कर लो। प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, अदर ऑफिसर्स आते हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, सब कोई एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि सब कोई लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम समझ गए कि जुडिशरी क्या है, कोई भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं। बार बार एक ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं एक बार में चीज़ों को। 8 नंबर पॉइंट क्या है? सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। सेक्युलर मतलब क्या आता है? बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ कि सेक्युलर, हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री कैसे है? ये हमारे प्रीएम्बल में भी दिया हुआ है कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है? सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री मतलब होता है कि हमारे इंडिया में सारे धर्म के लोग रह सकते हैं और रहते हैं, इसीलिए हमारा इंडिया क्या है? एक सेक्युलर कंट्री। यहाँ पे हिंदू भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी रिलीजियंस हैं वो रह सकते हैं और रहते हैं। इसीलिए हमारा इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो पावर को मतलब जो कंट्रोल कर रहा है पूरे इंडिया को, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो मेन जो हेड होता है वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कौन करता है? पीपल करते हैं, इसीलिए डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, इट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल इक्वली। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और वो किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करता, किसी भी एक रिलीजन को देख करके नहीं चलता, वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। तो 9 नंबर है आपका सिंगल सिटीजनशिप। अदर कंट्री में क्या है? डबल, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें डबल सिटीजनशिप भी है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। मतलब कि ऑल इंडियंस आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। ये नहीं कि मैं इंडिया का भी सिटीजन हूँ और यूएस का भी सिटीजन हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर इंडिया का सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है, तो सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन्स हैं, अदर जगह की सिटीजनशिप फिर कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप यूएस के हैं तो यूएस के ही, आप इंडिया के फिर नहीं हो सकते। तो देयर इज़ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। और एक चीज़ क्या है कि कोई सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप भी नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम अगर वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं तो मुझे अलग से एक वेस्ट बंगाल की सिटीजनशिप मिल गई, ऐसा भी नहीं है। हम इंडियंस हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, जो कि है इंडियन सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप। 10th नंबर पॉइंट है अमेंडमेंट प्रोसीड्योर। अमेंडमेंट प्रोसीड्योर क्या है कि जो भी लॉ बनता है वो हम अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? अपने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा होगा 450 प्लस आर्टिकल्स। ये कैसे हो गए? ये हुए अमेंडमेंट के थ्रू। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव की ज़रूरत होती है, तो वही चीज़ है अमेंडमेंट।
समय के साथ साथ अगर किसी भी रूल में चेंजेस लाना है, कोई नया लॉ लाना है, तो हम अमेंडमेंट करते हैं। अमेंडमेंट के थ्रू हम नए लॉज लाते हैं और नए आर्टिकल्स उसमें ऐड करते हैं। तो ये है अमेंडमेंट प्रोसीड्योर। इसका बहुत प्रोसीड्योर है, मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, तो वो चीज़ें इतने डीप में हम नहीं पढ़ेंगे। बस आप ये जान करके रखिए कि अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट के थ्रू हम अपने लॉज में चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीड्योर है, ये हमारे आर्टिकल 368 में है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और फ्लेक्सिबल बनाता है और स्टेबल बनाता है, क्योंकि समय के साथ साथ चेंजेस आना ज़रूरी है और चेंजेस लाना भी ज़रूरी है, इसीलिए अमेंडमेंट प्रोसीड्योर ज़रूरी है और इसके थ्रू हमारे लॉज में चेंजेस आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, वुमेन रिजर्वेशन बिल हो गया, रिसेंटली एकदम रिसेंट एग्जाम्पल है ये वुमेन रिजर्वेशन बिल। पहले ये बिल होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये एक्ट बन जाता है, मतलब लागू हो जाता है। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका अमेंडमेंट। उसके बाद क्या है, थर्ड वन इज कॉन्क्लूजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द बैकबोन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी नहीं मतलब इंडियन डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है। इट इंश्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग फॉर ऑल स्टेट सिटीजन्स। ये इंश्योर करती है कि हमारे इंडियन सिटीजन्स को प्रॉपर जस्टिस मिले, लिबर्टी मतलब फ्रीडम मिले, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। ये हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे। इक्वलिटी मतलब हर चीज़ों में इक्वल रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में हमारे सारे लोग, जितने लोग हैं सब इक्वल हैं, सब बराबर है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। अदर रिलीजियंस में हमारे में जो भाईचारा हम बना के चल रहे हैं, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, फिर भी हमारे देश में फ्रेटर्निटी है, मतलब भाईचारा है। तो हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसके फीचर्स क्या है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से हर चीज़ को समझिए, सारे पॉइंट्स को, जितना मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ वो चीज़ को ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आइए हम आप अपने मतलब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हम समझ गए हम लोग मिलके कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके अंदर क्या क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये भी देखिए मिलता जुलता वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसके पास पावर तो है, काम करने की शक्तियां हैं, लेकिन बहुत ही लिमिट में है। मतलब कि पावर तो इंसान के पास रहेगा लेकिन लिमिट में रहेगा, जिससे उस पावर का गलत यूज़ ना हो पाए, तो उसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह सकते हैं हम। Constitutionalism means a system of government in which the powers of the ruler or government are limited। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे गवर्नमेंट के पावर को लिमिटेड रखा गया है, क्योंकि अगर पावर अनलिमिटेड हो गया तो फिर वो हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। It ensures that the government functions according to law and respect the right and liberties of citizens। ये इंश्योर करता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ से बाहर कुछ नहीं, वो लॉ को देखते हुए फंक्शन करे और हमारे सिटीजन्स के राइट्स को और उसके लिबर्टीज़ को रिस्पेक्ट करे। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पावर तो है भाई, लेकिन लिमिटेड पावर है जिसका हम लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको और भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको एक थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी के साथ इस चीज़ को कवर करूँगी, जिससे आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या वो बहुत ही अच्छे से दिमाग में चला जाएगा। लेकिन ये स्टोरी आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप खुद से बना करके लिख सकते हो। तो आइए 10 मिनट लूँगी आपका इस कहानी को लेके। एक बार की बात है, एक गाँव था, ठीक है, एक गाँव था।
ये अच्छा गांव नहीं बना। ठीक है, एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। जिसका नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर में एक मुखिया रहता था। सुंदरपुर का जो मुखिया था वो गांव का, मतलब मुखिया था तो सारा काम गांव का कौन देखता था? ये मुखिया। सुंदरपुर का जितना भी काम होता था उस गांव का ये मुखिया देखता था। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, बट धीरे धीरे वो मुखिया क्या किया, अपने पावर का गलत यूज़ करने लगा और अपनी मर्जी से चलानी उसने शुरू कर दी कि जो होगा भाई मेरी मर्जी से होगा। कभी किसी का ज़मीन ले लेता, तो कभी किसी को बिना वजह पनिश कर देता, कभी अपने लोगों को फेवर करता कि जो उसके लोग हैं भाई उसको हर चीज़ मिले। तो ये वो काम वो मुखिया शुरू शुरू में जब बन गया, मतलब स्टार्टिंग में बनने के लिए तो सबको ही अच्छा होता है ना, तो जब ये बन गया तब ये तब तक ठीक था, लेकिन बाद में जब इसके पास क्या आ गया, पावर, तो ये क्या करने लगा, अपना चलाने लगा उस गांव में। गांव वाले तो परेशान हो गए, उन्हें समझ में आ गया कि जब एक इंसान के पास अनलिमिटेड पावर हो जाती है तो वो उस पावर का मिसयूज़ करता है। जब इंसान के पास अनलिमिटेड पावर हो जाती है तो वो क्या करता है, उस पावर का मिसयूज़ करता है। तो एक दिन गांव वालों ने क्या किया, सोचा कि चलो मिलकर के एक रूल बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रूल बुक, जिसमें उस मुखिया के क्या करेंगे, सारे पावर्स को लिख देंगे। जो सबसे ऊपर होगा वो रूल बुक क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, जिसमें मुखिया के सारे पावर्स होंगे। वो कोई भी डिसीजन रूल बुक्स के बगैर नहीं ले पाएगा। गांव के लोगों ने उसमें क्या किया, उस रूल बुक में सारा कुछ लिख दिया कि ये मुखिया के सारे ये पावर्स हैं, और लिख करके अगर मुखिया गलती करे, मतलब कि मुखिया किसी को भी बिना वजह पनिश नहीं कर सकता, किसी की ज़मीन नहीं ले सकता, ऐसा ऐसा करके जो भी था ऐसा ऐसा लिख दिया कि तुम्हारे पास ये पावर तो है लेकिन तुम ये नहीं कर सकता साथ में। ठीक है, तो ये हो गया, ये रूल बुक बन गया। और उसके साथ साथ क्या ऐड कर दिया कि अगर मुखिया कोई गलती करता है तो एक कोर्ट बैठेगी, जिससे मुखिया को क्या मिलेगा, पनिशमेंट। तो इस रूल बुक के बाद क्या होने लगा, उस गांव में शांति आ गई, क्योंकि मुखिया को पता चल गया कि अब तो उसके पास उतने पावर तो हैं लेकिन उतने अनलिमिटेड पावर नहीं है जिसका वो मिसयूज़ कर पाए। अगर वो मिसयूज़ करेगा तो उसके पीछे भी कोई है, मतलब रूल बुक है जो उसे पनिश करेगी, जो उसे उस पोस्ट से हटा सकती है, जो उसके लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ के वजह से, उस रूल बुक के वजह से वो मुखिया कॉन्शियस हो गया और वो अपने राइट्स का मिसयूज़ करना बंद कर दिया, और गांव वाले खुश हो गए, और गांव वाले का मतलब जो भी था राइट्स वो सिक्योर हो गया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जहाँ सरकार को पावर मिलती है पर उस पावर पर लिमिट्स होती है। पावर तो मिलेगी लेकिन पावर में लिमिट्स होगी, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं और जिससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बना रहता है। ठीक है, तो हम समझ लिए एक कहानी के थ्रू कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या। जैसे कोरिया में देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास एनफ लिबर्टी नहीं है, और ना मतलब वो है किम जोंग के पास कि वो कर सकता है, मतलब उसके पास कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता। अपने हिसाब से वो रूल बनाता है, अपने हिसाब से वो रूल को ब्रेक करता है, अपने हिसाब से वो पनिशमेंट देता है। तो यानी कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, इसीलिए वो अपने कंट्री को अपने हिसाब से चला रहा है। लेकिन हम अपने कंट्री को, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जिसकी वजह से हम अपने कंट्री को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। हमारे पास एक रूल बुक है। It is not just about having a constitution but about living and governing according to its spirit, meaning no one is above the law। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि कोई, वो ये बताता है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं, नॉट इवन द गवर्नमेंट। Essence of constitutionalism। The essence of constitutionalism is limited government। बहुत बार हम इस चीज़ को कवर कर चुके हैं कि पावर तो है लेकिन लिमिटेड पावर है, इसीलिए इसे लिमिटेड गवर्नमेंट कहा जा रहा है।
मीनिंग द गवर्नमेंट पावर मस्ट बी कंट्रोल टू प्रिवेंट मिसयूज एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम। मतलब गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल किया गया है कि वो उस पावर का मिसयूज ना करे और हर इंडिविजुअल लोगों की फ्रीडम प्रोटेक्ट रह सके, मतलब बचा सके हम उसे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं रहता तो क्या पता कुछ भी कोई रूल बना देता, और जो कि हमारे फ्रीडम भी फिर क्या पता हमें नहीं मिलती, जितना हम बोल पा रहे इतना बोल नहीं पाते। इट स्टैंड्स फॉर द रूल ऑफ लॉ, जो भी हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जो 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़े ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तो पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पहले ही पढ़ चुके हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किसी भी कंट्रोल, कोई भी जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और हमारे इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों चीज़ें क्या है। अ कंट्री में हैव कॉन्स्टिट्यूशन, हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो तो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। जैसे हमने साउथ कोरिया का एग्जाम्पल दिया, उसके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथोरिटेरियन रेजाइम्स में हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे डू नॉट फॉलो इट डेमोक्रेटिक स्पिरिट। मतलब जितने ऑथोरिटेरियन स्टेट हैं उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ तो है कि भाई तुम्हारे पास है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन कोई स्पिरिट नहीं है, डेमोक्रेसी, मतलब लोगों के बारे में वो लोग नहीं सोचते। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हम लोग को दिया गया है, डेमोक्रेसी है, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं, ये सब वो लोग के पास नहीं है। तो दस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इक्वल्स टू प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इन रियल लाइफ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि जो भी हमारे प्रिंसिपल लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम रियल लाइफ में उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। की प्रिंसिपल क्या है? की प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर इट। लॉ से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, और सारे लोग, सारे सिटीजन्स, चाहे वो बहुत पावरफुल हो या कोई भी हो, सारे लोग लॉ के नज़र में इक्वल है। सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन कर दिया गया है पावर्स का, बताया ही थे पहले। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेचर फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ, जहाँ पे लॉ बनती है, मतलब पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट होती है, और जुडिशरी जहाँ पे अगर कोई लॉ का मिसयूज़ करे तो उसे पनिश करती है। फिर क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस, ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट चेक द अदर्स पावर। हर ऑर्गन जितने हैं गवर्नमेंट के, वो अदर पावर्स को चेक करेंगे कि सारे लोग का जो पावर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ईच ऑफ गवर्नमेंट चेक द अदर्स पावर। 4 है जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स इंश्योर दैट गवर्नमेंट एक्ट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंश्योर करेगी कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए ही लॉ को बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हुए भी वो एक्ट कर रहा है। कोर्ट्स इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसीलिए जुडिशियल रिव्यू। 5th नंबर पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर सेफ गार्डेड। हमारी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, और इसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, कि कोई हमसे हमारा फंडामेंटल राइट्स छीन ना सके। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अचीव्ड थ्रू द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अचीव कैसे होगा? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम पावर पे रखें। सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी को फॉलो किया जाता है, रूल ऑफ लॉ, और जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को। द सुप्रीम क्या है? द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसे कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो उस पर एक्ट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, इंश्योरिंग दैट नो लॉ और एक्शन वायलेट्स इट्स स्पिरिट। कोई भी लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को वायलेट ना करे। 6th है कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द हार्ट एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारे डेमोक्रेसी का हार्ट एंड सोल है। इट इंश्योर दैट पावर इज एक्सरसाइज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। ये इंश्योर करता है कि जो भी पावर है वो एक्सरसाइज किया जाए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ उसका मिसयूज़ ना करें और हर किसी के इंडिविजुअल राइट्स का रिस्पेक्ट करें। तो इतना ही था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। 2 पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि आपके दिमाग में एकदम ये फिट हो जाए कि चीज़ें हैं क्या, आपको रटने की भी ज़रूरत ना पड़े। अब थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको लोगों को खुद से भी रिवीजन करनी पड़ेगी, लेकिन रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को दिमाग में फिट कर लेना है इस वीडियो के थ्रू। तो इसीलिए हम लोग बहुत स्पीड में नहीं भागेंगे, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। हम आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, धीरे धीरे करके हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अपने वीडियोस के थ्रू। वीक में 2 डेज़ ही क्लासेस होंगी, लेकिन जब भी होंगी तो चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। आप प्रेशर मत लीजिए कि बहुत जल्दी कंप्लीट कराना है, ये सब हमारे हाथ में है, कैसे कंप्लीट कराना है, रिवीजन कराना है, मैराथन लेना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। तो ये सब चीज़ की आप टेंशन छोड़ दीजिए, बस अच्छे से सीवी को समझिए कि सीवी है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो इस 2 टॉपिक्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये 2 टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस 2 टॉपिक्स के साथ मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर 3rd टॉपिक स्टार्ट करूँगी, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो हम अपना 3rd टॉपिक नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह हमारे वीडियोस आपके चैनल पे आते रहेंगे, और सीवी का सिलेबस धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होगी कि जनवरी में ही एग्ज़ाम है, तुरंत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों को समझिए और अपने सीवी के सिलेबस को कंप्लीट करिए। कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और अगर अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपको लेना होगा कोई भी कोर्स तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा नंबर, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कांटेक्ट करिए।